गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम एकता नेगी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। तो आज का मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी, उसके डेफिनेशन, ब्रांचेस और रिसर्च एथिक्स। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ़िलॉसफी क्या है, हमें फ़िलॉसफी क्यों पढ़ना है। हम रिसर्चर हैं, आगे मतलब रिसर्च करने जा रहे हैं, तो हमारा सबसे पहले जो हम क्योंकि हम फ़िलॉसफी का जो पीएचडी की जो फुल फॉर्म है वही है डॉक्टरेट इन फ़िलॉसफी। तो चाहे वो कोई से भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका मैथ्स हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, लेकिन हम कहलाते हैं क्या, डॉक्टरेट इन फ़िलॉसफी। ठीक है, तो इसलिए हमें फ़िलॉसफी पढ़ना सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ़िलॉसफी क्या है। तो सिंपल भाषा में समझते हैं, जैसे कि मूलतः क्या होता है कि जैसे दो लोग हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो बात करते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में, कोई भी बात कर लिया या फिर कोई ऐसा, और जो उससे जो थोड़ा सा मैच्योर लोग होते हैं वो बात करते हैं उस व्यक्ति से जुड़े घटनाओं के बारे में, उस घटना के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, वो जो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा उससे थोड़ा अव्वल दर्जे के जो लोग होते हैं, वो बात करते हैं उस घटना के पीछे का जो कारण है, उस घटना के पीछे जो आइडियाज़ है, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो आइडिया, क्योंकि जो आइडिया है, आइडिया के बदलने से ही दुनिया बदल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है फ़िलॉसफी। फ़िलॉसफी, सबसे पहले हम समझते हैं कि फ़िलॉसफी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। द वर्ड ऑफ फ़िलॉसफी कम टू द ग्रीक रूट, और फ़िलॉसफी दो शब्द से मिलकर बना है, फ़िलॉस एंड सोफिया। फ़िलॉस का मतलब है लव और सोफिया का मतलब विज़डम। विज़डम मतलब प्रेम या फिर विवेक भी कह सकते हैं। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान से प्रेम है, या फिर जिस व्यक्ति को ज्ञान मतलब कुछ जानने की जो इच्छा है, या फिर उसके प्रति जो क्यूरियस है, तो वो व्यक्ति फ़िलॉसफर कहलाता है। जैसे इसमें विज़डम है, विज़डम का मतलब होता है विवेक। और विवेकशील व्यक्ति कौन होता है? विवेकशील व्यक्ति वही हो सकता है जिसको ज्ञान हो, और जो व्यक्ति विवेकशील होता है वही सही गलत, सत्य असत्य इसमें अंतर कर पाता है। तो इसका मतलब यही है, लिख रहे हैं। और एक होता है उस चीज़ को देखकर भाप जाना या फिर उसको महसूस करना। तो क्योंकि इसका वो नाम ही है फ़िलॉसफी। फ़िलॉसफी जो दर्शन की जो मूल शाखा है, दर्शन की मूल शाखा का मतलब कि जो फ़िलॉसफी है वो किसी भी चीज़ को जानने के लिए, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही है, जो घटनाएँ हैं या फिर जो नॉलेज है, जो नैतिक अनैतिक मूल्य है, उन सबको जो सही व गलत है, वो सब हम अपने दर्शन से, मतलब एक दृष्टिकोण होती है, जैसा ये देखने का मतलब है दृष्टि। तो जैसा आपका दृष्टि होगी वैसा ही आपका क्या हो गया, जैसा आपका दृष्टि चेंज होती है तो उसी तरह का आपका परिदृश्य भी चेंज होता रहेगा। तो डेफिनेशन ऑफ फ़िलॉसफी, फ़िलॉसफी में कुछ जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने कुछ डेफिनेशन दिए हैं। जैसे राधा कृष्ण ने कहा है कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। मतलब जो डॉक्टर राधा कृष्ण जी कहते हैं कि जो सत्य है, जो सत्य है, हमें सब पता है कि वो सत्य है, लेकिन जो सत्य के पीछे जो तर्क है, जो फैक्ट है, जो लॉजिक है, उसे जानने की कोशिश करना ही क्या है, दर्शन है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो सूर्य है वो पूरब से निकल के पश्चिम में अस्त होता है, जो है। तो हमने सबने मान लिया क्योंकि सत्य है, ना मानने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और लेकिन जो इसके जो दार्शनिक हुए हैं वो इनके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं कि जो सूर्य है वो पूरब से ही क्यों निकलता है ना। तो जैसे जैसे अभी विज्ञान का अभी विकास होता गया, या फिर जैसे जैसे दार्शनिक दृष्टिकोण पैदा हुए, तो उन्होंने पता लगाया कि हाँ, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब भ्रमण करता है। तो इस वजह से हमें लगता है कि जो वो सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है और अस्त होता है। उसी प्रकार से आपका प्लेटो है, एक दार्शनिक है, उन्होंने भी कहा है कि दर्शन को ज्ञान का प्रेम या ज्ञान की इच्छा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि आप मैंने बताया कि जो ज्ञान की इच्छा रखता है, जो ज्ञान से प्रेम रखता है, वही आदमी दार्शनिक कहला सकता है ना। और जो सुकरात है, सुकरात कहते हैं कि दर्शन को ज्ञान की खोज के रूप में देखा गया। उनके अनुसार दर्शन मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा महत्व और जीने का प्राथमिक कारण है। फिर से भी यही कहते हैं कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। एक ये है कि फिलॉसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, या हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राचीन काल से क्या होता था कि जो लोग उस टाइम जो ज्ञान की जो सीमा थी बहुत सीमित थी, मतलब उस टाइम इतना साइंस ने इतना सब कुछ इतना वो नहीं किया था। तो जैसे हमारे आसपास के जो परिवेश है या फिर जो हम घटनाएं देखते हैं, जैसा यही देखते हैं हम, दिन और रात क्यों हो रही है, बाढ़ आ रहा है,
या फिर आपका कुछ भी कह सकते हो, बरसात हो रही है या फिर जो, तो वो हम जोड़ देते थे। पहले क्या होता था कि किसी भी प्रश्न का जवाब देना ईजी होता था क्योंकि हम उसे भगवान से जोड़ देते थे। हम कहते थे ईश्वर की लीला है या फिर भगवान की कृपा है, उससे हो रहा है, जो भी है आपका जीवन मृत्यु जो भी है। तो फिर जैसे जैसे साइंस ने आपका विकास हुआ, तो जो दार्शनिक हुए उन्होंने उस चीज़ को जानने की जो उनकी उत्सुकता, मतलब कह सकते हैं कि उसे जानने की कोशिश किया। तो ठीक है, तो जैसे हमने उसे प्राकृतिक परिवेश में वो किया, प्राकृतिक विज्ञान से ढूंढा, तो उन्होंने साइंस का आपका उदय हुआ, जैसा जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे सब्जेक्ट। और इसे सामाजिक परिवेश से देखा तो सामाजिक विज्ञान, और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखा तो इतिहास। तो सारे सब्जेक्ट का उदय ऐसा ही हुआ है। तो भारतीय दर्शन क्या है? जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है, वो दो तरीके से ज्ञान प्राप्त करने का उन्हें लगता है कि दो तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। एक होते इंद्रियों से, एक हो अतीन्द्रियों से। इंद्रियों से मतलब समझते हो आप कि इंद्रियां हमारी क्या, 5 इंद्रियां हैं जो हमारे आँख कान नाक जो भी है, उससे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। एक होता है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय का मतलब होता है कि जो हमारी इंद्रियों से परे, ठीक है। जैसे कि क्या, जैसे कि हमारी जो क्वेश्चन आते हैं कि आपका बोला जाता है कि जीवन मृत्यु क्या है, इंसान के जीवन का महत्व क्या है, इंसान की वास्तविकता क्या है ना। जब इंसान ने एक दिन मरना ही है तो फिर जीवन का फिर क्या महत्व, या फिर जो हम इतना सब कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। तो इन सब की तो वास्तविकता क्या है इसके पीछे, तो उसके पीछे जानने का हम क्या करते हैं, तो भारतीय दर्शन का, तो फिर इस पे उसके बाद आत्मा, परमात्मा, इन सब का उदय हुआ। तो भारतीय दर्शन में हम इस चीज़ को देखते हैं। और इसी के विपरीत जो पाश्चात्य दर्शन है, या जो हम पश्चिमी दर्शन कहते हैं, वो इसके बिल्कुल विपरीत है। उनका दृष्टिकोण दोनों का अलग है। जो पाश्चात्य दर्शन में हम बात करते हैं लॉजिक के बारे में, साइंटिफिक, मतलब वो बात करते हैं साइंटिफिक लॉजिक के बारे में, वो इन सब से परे है। जैसे कि भारतीय दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है, वो कहते हैं कि कष्ट, दुख और बुराई को दूर करने के लिए हुआ है, जबकि पश्चिमी दर्शन मानता है कि ये है ना, वो जिज्ञासा के कारण इसका उदय हुआ है। भारतीय दर्शन थोड़ा धार्मिक है, धर्म में मानता है, ईश्वर को मानता है, जबकि पश्चिमी दर्शन थोड़ा साइंटिफिक है, इसे धर्म की उपेक्षा करते हैं। और तीसरा ये आत्मा परमात्मा को मानते हैं। वो कहते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, भारतीय दर्शन में ये कहा जाता है। और पश्चिमी दर्शन कहते हैं कि शरीर ही सर्वोपरि है, मतलब आपका जो अगर शरीर आपका सही ना हुआ तो फिर उस आत्मा का हमें क्या काम, जो हमें पता भी नहीं कि है या नहीं है, ठीक है। इसमें आध्यात्मिक अनुभूति, ये बौद्धिक है, ये संश्लेषणात्मक है, बौद्धिक दर्शन, भारतीय दर्शन सॉरी। तो भारतीय दर्शन संश्लेषणात्मक का क्या मतलब होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, किसी भी चीज़ को लेके, तो उन सबको हम एक साथ किसी भी चीज़ के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो संश्लेषणात्मक कहलाता है। और ये जो पश्चिमी दर्शन है वो विश्लेषणात्मक है। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है कि कोई चीज़ को हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं, फिर उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये वर्तमान, भूत और भविष्य में विश्वास रखते हैं, ये सिर्फ वर्तमान में विश्वास रखते हैं, ठीक है। ये उद्देश्यों के लिए, और ये थोड़ा सा सैद्धांतिक है ना। तो भारतीय दर्शन को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है आपका आस्तिक दर्शन, एक है आपका नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वो जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, जो उनको लगता है कि ईश्वर है, और जो नास्तिक दर्शन है वो उनको लगता है कि ईश्वर नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आपके जो षट दर्शन हैं वे 6 हैं आपके, न्याय, योग, मीमांसा, सांख्य, वेदांत और वैशेषिक, ये आपके भारतीय दर्शन है। तो जैसे न्याय के आपके गौतम, योग के आपके पतंजलि, मीमांसा के जैमिनी, सांख्य के आपके कपिल, वेदांत के वादरायण और वैशेषिक के आपके कणाद, ये आपके षट दर्शन है जो मानते हैं कि ईश्वर है और ईश्वर पे विश्वास करते हैं। और एक नास्तिक दर्शन, जैसे गौतम बुद्ध, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, और एक आपका चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन के बृहस्पति है, तो इन सब की जो संस्थापक है वो है। और इनमें से ये जो 8 दर्शन हैं, ये चार्वाक दर्शन को छोड़ के ये जो 8 दर्शन, वो मानते हैं कि जीवन का जो अंतिम उद्देश्य वो है मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन चार्वाक दर्शन इससे थोड़ा विपरीत है, वो आज में विश्वास करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी के मुख्यतः 3 ब्रांचेस होते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और आपका एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स को हम तत्वमीमांसा कहते हैं, या इसे हम साइंस ऑफ नेचर भी कह सकते हैं। और एपिस्टेमोलॉजी को हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा, नेचर ऑफ नॉलेज। एक्सियोलॉजी को बोलते हैं मूल्य मीमांसा, साइंस ऑफ वैल्यू। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मेटाफिजिक्स क्या है। हिंदी में इसे तत्वमीमांसा कहते हैं। तो संसार से जुड़े जो तात्विक सवाल हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है मेटाफिजिक्स में। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जिसमें अस्तित्व, सत्य और ज्ञान का अध्ययन किया जाता है वो आपका मेटाफिजिक्स। अस्तित्व यानी कि आपका एग्जिस्टेंस, और सत्य, इन सब का बोध होता है आपका मेटाफिजिक्स में। मेटाफिजिक्स को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, कॉस्मोलॉजी,
थियोलॉजी और आपका साइकोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को हिंदी में कहते हैं सृष्टि मीमांसा या सृष्टि विज्ञान। तो सृष्टि मीमांसा में हम इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं, ये जो सृष्टि मीमांसा है मतलब सृष्टि विज्ञान है, मतलब सृष्टि है उसका उदय कैसे हुआ है, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या इसका कोई नियम है जिससे ये इसको बनाया गया है, क्या किसी ने बनाया है, क्या दुनिया का कोई निर्माता है या केवल एक संयोग है, या फिर कहते हैं कि दार्शनिक हुए तो उन्होंने कहा था कि ये एटम से बना है, या फिर जो भी है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, इन सब के बारे में हम कॉस्मोलॉजी में अध्ययन करते हैं। दूसरा है आपका थियोलॉजी। थियोलॉजी यानी कि ईश्वर मीमांसा। ईश्वर मीमांसा में हम देखते हैं, हम ये सवाल करते हैं कि क्या वास्तव में ईश्वर है जिसे हम मान रहे हैं, क्या ईश्वर सत्य है। क्योंकि कई लोग हैं, आपने देखा होगा, कई लोग ईश्वर पे बहुत यकीन करते हैं, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ जैसे हमारे धार्मिक में होता है, और कई लोग होता है कि बिल्कुल नास्तिक है, वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं कि जो हमारा कर्म है वही सत्य है, इसके परे कोई ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता। तो ठीक है, तो इस पर हम क्या करते हैं, ईश्वर सत्य है, ये आस्तिक और नास्तिक दर्शन। अगर जो ईश्वर को मानते हैं फिर उसमें भी दो टाइप के हुए, आपके एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण का मतलब ये होता है कि वो बोलता है कि ईश्वर का कोई रूप है, और निर्गुण का मतलब वो कहते हैं ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है। और इसी में फिर एक और आता है कि आप जो ईश्वर को मानते हैं वो कहते हैं कि तीन प्रकार के, एक होता है एकेश्वरवाद, और दूसरा आता है आपका बहुदेववाद, और तीसरा है आपका सर्वेश्वरवाद। एकेश्वरवाद सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, बहुदेववाद में आपको दो अलग अलग, फिर उसमें भी मामला थोड़ा वैसा है, अगर दो भगवान हैं तो किस भगवान को आप मानते हो, है ना। और सर्वेश्वरवाद वो कहते हैं कि सब चीज़ में भगवान है, जो आप देख रहे हो आपके आसपास, घास या फिर आपके पानी, हवा, जो भी आप देखते हैं वो सब में क्या है, ईश्वर है। अब तीसरा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में अब वो थोड़ा आप कहेंगे कि थोड़ा सब्जेक्ट अलग है, लेकिन ये एक मेटाफिजिक्स का एक पार्ट है। साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि चेतना क्या है। आदमी का जो शरीर होता है वो भौतिक शरीर के अलावा उसमें एक चेतन मन भी है, जो हमें सही व गलत करने से, मतलब वो हमें बता देता है कि आपको क्या सही है और आपका क्या गलत है। इसमें हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसमें अभी वैसे तो सबसे इंटरेस्टिंग आपका एपिस्टेमोलॉजी वो मेटाफिजिक्स था, लेकिन अब जो जैसे 20वीं-21वीं सदी में जैसा जैसा समय बीतता गया, तो दार्शनिकों ने जो आपका मेटाफिजिक्स था उसके बारे में बात करना थोड़ा सा बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर है नहीं है, अब इसे मान भी नहीं सकते, मतलब चाहे कोई अगर मानना चाहे तो माने, ना मानना चाहे तो ना माने, है ना। हम इसे नकार भी नहीं सकते कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि लोगों की अपनी आस्था है, कोई ईश्वर को बहुत वैसे मानता है ना। तो ये जो एपिस्टेमोलॉजी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज्ञान की बातें हुई है, ज्ञान मीमांसा, है ना। ज्ञान के स्वरूप, उत्पत्ति और सीमाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। कि ज्ञान तो है, हमें पता है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने के जो तरीके हैं, या फिर ज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है उसके पीछे जो तर्क है, उसे कैसे जाने, है ना, उसे जानना भी आपका एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान के मूल स्रोत, क्या ज्ञान एक सत्य है, क्या हम जो जान रहे हैं क्या वो सत्य है, क्या निश्चित चीज़ है या आपका परिवर्तनशील है। और वो तीसरा है आपका एथिक्स, एक्सोलॉजी। इसमें हम पढ़ते हैं कि मानव जीवन के आदर्शों और मूल्यों की उत्पत्ति का प्रकार है, और मूल्यों के निर्धारण के तरीकों का अध्ययन करता है। एक्सोलॉजी मतलब आपका मूल्य मीमांसा, आपके मूल्य क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या है, इन सब से हमने पढ़ा भी था, आपके एथिक्स, है ना। तो ये आपके एथिक्स है, अच्छे बुरे, सुंदर, नैतिक अनैतिक, जो हमारे कार्य होते हैं वो हमारे एथिक्स हमें रोकते हैं। तो लेकिन इसमें ये सवाल भी आते हैं कि इंसान के जो मूल्य हैं क्या बदलते हैं। आपको लगता है, हमें पता है कि हमारे जो मोरल वो है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो सच लेकिन हमने झूठ बोल दिया, वो भी किसी ऐसे इंसान को बचाने के लिए जो कोई बेगुनाह था, ठीक है, तो उसके हित में अगर हमने झूठ बोला तो फिर, लेकिन जो हमारा मोरल तो हमें ये हमारे एथिक्स तो हमें ये कहते थे कि हमेशा सच बोलना चाहिए। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे एथिक्स है, जो हमारे मूल्य हैं, समय के अनुसार चेंज हो सकते हैं, ये होते हैं ये नहीं है, ये आपके एक्सोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो हम एक्सोलॉजी को हम ये भी करते हैं, जैसे आपके वैल्यूज़ होंगे, जैसे आपके वैल्यू होंगे वैसे आपके गाइड और कंट्रोल करते हैं आपके बिहेवियर को, है ना। और आपका बिहेवियर कंडक्ट डिस्प्ले करता है आपके वैल्यूज़ को। जैसे आपके वैल्यू होंगे वैसे आपका बिहेवियर होगा, और जैसे हमारा बिहेवियर होगा उससे पता चलता है आपकी वैल्यूज़ क्या है। और ये एक्सोलॉजी है, इसमें दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक एथिक्स और दूसरा है आपका एस्थेटिक। एथिक्स मतलब नीतिशास्त्र, और दूसरा है आपका एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र, कि सुंदरता क्या है ना। सुंदरता एक ये भी हमारा एक मूल्य है, क्योंकि हम सबको सुंदरता अच्छी लगती है ना। सब चाहते हैं कि हमारे आसपास का जो परिवेश हो, हमारा समाज हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन समाज में कुछ वैसी चीज़ें भी होती हैं जो गैर सामाजिक है,
गैर बराबरी होती है, तो हम ये नहीं हम कह सकते कि हमारा समाज सुंदर है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हमारे समाज सुंदर बने, लेकिन बने ना बने वो सब पे डिपेंड करता है। तो लेकिन वो अब एक सवाल आता है कि जैसे एक आपने सुना होगा कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होता है, ठीक है, और लेकिन किसी ने कहा कि अगर सुंदरता देखने वालों की आंखों में है तो हमें किसी चीज़ को देखने की क्या ज़रूरत है, तो किसी व्यक्ति विशेष को देखने की क्या ज़रूरत है सुंदरता को देखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि सुंदरता जो है किसी व्यक्ति में वो उसमें नहीं है, किसी वस्तु विशेष में है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव कहलाता है। और तीसरा है आपका कल्चरल एस्थेटिक। कल्चरल एस्थेटिक का मतलब ये हुआ कि हमें लगता है कि हमारा जो नज़रिया है, हम जो देखते हैं वो हमारा खुद का है, हमें जो चीज़ अच्छी लग रही है वो हमारा खुद का है, जबकि जो हम देखते हैं वो कल्चरल बेस होता है, जो हमारा समाज, जो हमारा आसपास का परिवेश जो हमें दिखाता है उसी में हम सौंदर्य ढूंढते हैं। जैसे कि आपका भारतीय परिवेश परंपरा में या फिर आप भारतीय कल्चर में हम देखते हैं कि सूट साड़ी, इसको हम बहुत वैसे मानते हैं कि बहुत अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन वैसे मूल तो वही है कि सुंदरता आपकी किस में है, आपकी सादगी में है, या फिर आप कह सकते हो सूट साड़ी पहनने वाली सुंदर होती है। इसी के विपरीत जो होता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे सुंदरता की परिभाषा कुछ और है, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस अलग है, वहाँ पे जो लोग ज़्यादा मॉडर्न है वो ज़्यादा सुंदर है, तो वो उनका कल्चर है। और तीसरा वैसे आप देखोगे जैसे मॉडर्न कंट्रीज़ है तो वहाँ पे हिजाब और बुरखे वाली सुंदर है, तो वहाँ उनका कल्चर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा नज़रिया है वो हमारा है, और नज़रिया भी हमारे जो है समाज ने दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम एथिक्स पढ़ रहे थे, तो अब क्योंकि हम सब रिसर्चर हैं, तो एथिक्स में हमें आपका पब्लिकेशन एथिक्स और रिसर्च एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए। और रिसर्च एथिक्स क्या कहता है कि मौलिक दिशा निर्देश जो अनुसंधान में जिम्मेदार आचरण सुनिश्चित करते हैं, प्रतिभागियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, अनुसंधान प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखते हैं। ये आपका रिसर्च एथिक्स में कि हमें क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ करने से बचना है, ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स है। जैसे अभी ऑनेस्टी, हमारी ईमानदारी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि निष्पक्षता होनी चाहिए आपके काम में, आपके प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, आपने किसी और की रिसर्च आपने कॉपी कर दी है ना, जैसे सर ने बताया था। फॉल्सिफिकेशन फैब्रिकेशन नहीं होना चाहिए, आप हेर फेर मतलब तोड़ मोड़ करके अपना प्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। कॉन्फिडेंशियली होनी चाहिए, गोपनीयता होनी चाहिए। जैसे कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे हमने जैसे एड्स के जो उससे जो ग्रसित लोग हैं उनके बारे में किया, या फिर जैसे हमने किया अल्कोहल पे, तो वो कोई अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। हम ठीक है, हम बताएंगे वो किसके बाद क्या होता है क्या नहीं है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते। तो ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि आपको इसको कॉन्फिडेंशियल रखें। तीसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। कोई भी किसी भी चीज़ पे हम करते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे आपका कोई भी पेड़ पौधे या फिर किसी भी चीज़ पे करें, तो उससे को किसी तरीके से आपको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि हम अपने रिसर्च में किसी को हम जोर जबरदस्ती से ये नहीं कह सकते कि आप हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट कीजिए या फिर आपकी हमारी हेल्प कीजिए, चाहे आपका क्वेश्चनर बनने हो या फिर कुछ भी करना हो। आपको केयरफुल रहना चाहिए। थैंक यू।